हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ब्लड से रिलेटेड है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। बट यहाँ पर हम पूरे ब्लड के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बल्कि ब्लड से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक जिसे हम ब्लड सेल्स अर्थात रक्त कोशिका कहते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ब्लड क्या है? ब्लड जो है ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक तरल संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू उन्हें कहते हैं जो दो या दो से अधिक ऊतकों या अंगों को जोड़ने का काम करता है। और ब्लड जो है इसे हम लाइफ लाइन भी कहते हैं। लाइफ लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी पूरी शरीर की जो आधारशिला है वह इसी ब्लड पर डिपेंडेंट है। ब्लड ही वह सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल तक यूजफुल सब्सटेंसेस को ले जाता है तथा वहां से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं सेल से, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को वापस बाहर लेके आता है। इसलिए इसे हम लाइफ लाइन अर्थात जीवन रेखा भी कहते हैं। अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति में उसके पूरे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% हिस्सा जो है वह रुधिर अर्थात ब्लड होता है। अगर हमने माना कि किसी एक व्यक्ति जिसका वजन 70 केजी है, तो अगर हम इसका 7 से 8% निकालें, एग्जाम्पल के लिए 8%, तो यह लगभग 5.6 लीटर होगा। तो इस प्रकार से आसानी से हम किसी व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले रुधिर की गणना कर सकते हैं उसके भार के आधार पर। अब अगर हम ब्रॉडली देखें ब्लड में अर्थात रुधिर में दो चीजें हैं। एक जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है, और दूसरा जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स या इसे ही हम कार्बसल्स कहते हैं। सरल शब्दों में हम इसे रुधिर कोशिका कह सकते हैं या कोशिकाएं। और हमारा आज का टॉपिक भी यही रुधिर कोशिका से संबंधित है। हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में इस प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों को डिस्कस करना है इन ब्लड सेल्स अर्थात रुधिर कोशिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे शरीर में रुधिर किस प्रकार से प्रवाहित होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा सप्लाई हो रहा है। ब्लड वेसल्स वो नलियां हैं जिनके द्वारा यहाँ पर ये जो नलियां दिख रही हैं, ये नलियां, इन नलियों के द्वारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और इन नलियों को ही हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये क्या है? तो ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स हैं। इसको हम कहेंगे रुधिर वाहिकाएं। तो इन रुधिर वाहिकाओं के द्वारा ही हमारे शरीर में रुधिर का प्रवाह, ब्लड का सर्कुलेशन जो है बना रहता है। हम किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में इन रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी अगर हम देखें पुनः एक दूसरे वीडियो में कि कैसे हमारे पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू अर्थात रुधिर वाहिकाओं के थ्रू सर्कुलेट होता है, प्रवाहित होता है, तो इस इमेज में, इस वीडियो में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है रेड ब्लड सेल्स, ये जो संरचनाएं यहाँ पर दिख रही हैं आपको, ये क्या है? ये हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। और ये रेड ब्लड सेल्स जो है, यहाँ पर जो लिक्विड है वह लिक्विड क्या है? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में ये आरबीसीज सर्कुलेट हो रही हैं। इस आरबीसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी हैं जो विजिबल नहीं है। और क्या है? तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, यहाँ पर प्लेटलेट्स भी हैं। तो ये भी इस ब्लड में अवेलेबल हैं। और ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही
ब्लड सेल्स हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो इस अगर हम इमेज को देखें, सो यहाँ पे ब्लड सेल्स 3 प्रकार का शो किया गया है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एवं प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स अर्थात लाल रुधिर कणिकाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं। और लाल रुधिर कणिका को ही हम एरिथ्रोसाइट्स इस नाम से भी जानते हैं। तो एरिथ्रोज मीन्स होता है रेड, तो इनका रंग लाल होता है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स। सो ये क्लियरली आपको व्हाइट कलर की दिख रही हैं और इन्हें ही हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तीसरा प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स अर्थात रुधिर कणिकाएं जो है उपस्थित हैं। लाल, फिर सफेद या श्वेत और तीसरा प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले अगर हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में देखें तो लाल रुधिर कणिकाएं यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि ये कैसी हैं। ये गोल हैं, गोलाकार हैं, प्लस उभय अवतल, मतलब इधर से और इधर से, ऊपर से और नीचे से, दोनों तरफ से अंदर की ओर दबी हुई, जिसे हम बाई कॉनकैव कहेंगे, अर्थात द्वि उभयोत्तल। दूसरी विशेषता लाल रुधिर कणिकाओं की, स्वस्थ व्यक्ति में इनकी संख्या लगभग 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। और तीसरी विशेषता जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो परिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जो मैच्योर आरबीसीज हैं, उसमें केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस जो है वह एब्सेंट होता है। और केवल न्यूक्लियस ही नहीं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रदबी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह भी एब्सेंट होता है। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ह्यूमन बॉडी सेल है जिसमें न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है, अनुपस्थित होता है। तो वो रेड ब्लड सेल्स है। याद रखना है, ये केवल मैच्योर आरबीसी के लिए है। जो न्यूली फॉर्म आरबीसी होगा, नई बनी हुई जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब इनका रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक या पिगमेंट, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, यह पाया जाता है। इसे हम शॉर्ट में HB से प्रदर्शित करते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 12 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में होती है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में होता है। और आखिरी इनका जो जीवन काल है वो लगभग 120 दिन होता है। स्वस्थ मनुष्य में इनका जीवन काल 120 दिन होता है। सो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हुई। दूसरा, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। सो इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता कि ये एमीबॉइड होती हैं। एमीबॉइड मतलब कि इनका जो शेप है वो अनिश्चित होता है। ये अमीबा की तरह अपना आकार जो है परिवर्तित करती रहती हैं और इस वजह से इसे जो है हम अमीबॉइड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें केंद्रक जो है वह उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदबी जालिका, यह भी उपस्थित होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन यहाँ पर अनुपस्थित होता है और इस वजह से ये कलरलेस होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात ल्यूकोसाइट्स, इन्हें फिर से 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं? सो यहाँ पर नाम जो है ये नीचे दिए हुए हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट एवं ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है अकणिकामय। अब अकणिकामय का मतलब क्या है कि ऐसे श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनमें कोशिका द्रव्य में कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स अनुपस्थित होंगी, उन्हें हम अकणिकामय, तथा जिसमें उपस्थित होंगी उन्हें हम कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं कहेंगे। सो यहाँ पे स्पष्ट है कि इसके कोशिका द्रव्य में इस प्रकार की ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, यहाँ पर भी एब्सेंट है, जबकि इसमें स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी कणिकाएं जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। पुनः इस अकणिकामय को
केंद्रक की संरचना के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट मोनोसाइट और सेकेंड जो है लिम्फोसाइट। सो मोनोसाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लार्जेस्ट WBC होती है, सबसे बड़े आकार की जो है WBC होती है, और इसका जो केंद्रक है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह केंद्रक आप देख सकते हैं कि इसके जो केंद्रक का आकार है वह लगभग किडनी के जैसा होता है। किडनी मीन्स वृक्क, तो वृक्क के जैसा आकार होता है। सो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली फ्रेम होता है कि किस WBC का न्यूक्लियस जो है वह किडनी शेप होता है। तो ये जो है मोनोसाइट। अब मोनोसाइट टोटल WBC का अगर हम देखें तो ये 6 से 8% होता है। टोटल WBC या ल्यूकोसाइट का 6 से 8%। और इनका काम क्या है? तो ये भक्षण का काम करती हैं। फैगोसाइटोसिस अर्थात बाहर से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को खाने का काम करती हैं ये, और इस प्रकार से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। दूसरा है लिम्फोसाइट, जो लगभग 25 से 30% होता है टोटल WBC का, और ये जो है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज अर्थात प्रतिरक्षी बनते हैं, और टी लिम्फोसाइट इस बी लिम्फोसाइट की सहायता करते हैं। सो लिम्फोसाइट हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र, इसको मजबूत करने में सहायता करते हैं। ऐसे ही ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिकामय को देखें तो यहाँ पर भी केंद्रक के आधार पर 3 प्रकार हैं। पहला है ईओसिनोफिल्स, या इसी को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। यह जो है टोटल WBC का 2 से 3% होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका केंद्रक जो है ये 2 पालियों में बटा होता है, बाइलोब्ड या द्विपालित। और ये जो है ईओसिनोफिल्स एलर्जी के अगेंस्ट सेंसिटिव होती हैं, हमारी बॉडी को अलर्ट करती हैं एलर्जी के अगेंस्ट। दूसरा है बेसोफिल्स, तो ये सबसे कम मात्रा में होती हैं, 0.5 से 1% टोटल WBC का। और ये जो है हमारे शरीर में होने वाले इन्फ्लेमेशन अर्थात ज्वलन से कह सकते हैं हम, ज्वलन से होने वाली समस्याओं से संबंधित हैं। और लास्ट में न्यूट्रोफिल्स, तो ये सबसे अधिक मात्रा में होती हैं, लगभग 62%। हम कह सकते हैं कि ये सर्वाधिक मात्रा में है। सो 62% है, और इनका काम क्या है? तो ये भी मोनोसाइट की तरह ही फैगोसाइटिक होती हैं, मतलब बाहर से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार करके खाने का या नष्ट करने का काम करती हैं। तो ये तो हुआ व्हाइट ब्लड सेल्स, और लास्ट में प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो हैं ये वास्तव में सेल्स नहीं होकर के सेल के क्या है? फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब टुकड़े हैं, कोशिकाओं के टुकड़े हैं, जिनका निर्माण जो है लाल और श्वेत रुधिर कणिकाओं की तरह ही बोन मैरो में होता है। बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा, जो अस्थियों के स्वतंत्र सिरे पर पाई जाती है। यह अस्थियों के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम मेगा कैरियोसाइट कहते हैं। तो इन मेगा कैरियोसाइट के द्वारा ही प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो प्लेटलेट्स जो है यह कुछ विशेष प्रकार का रसायन स्रावित करती हैं, और ये रसायन जो है रुधिर का थक्का बनने अर्थात ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सहायता करते हैं। रक्त स्कंदन एवं ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं। अब एक बार पुनः अगर क्विकली देखें तो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या हमने देखी यहाँ पे लगभग 5 मिलियन। ऐसे ही श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अगर हम देखें तो ये जो है लगभग 6000 से 8000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। जबकि प्लेटलेट्स की संख्या जो है यह लगभग 1.5 लाख से 1.5 से लगभग 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर
यह जो है इनकी संख्या होती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।